मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको प्लेटो के समय प्रचलित न्याय की उग्रवादी व व्यवहारवादी अवधारणा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले परंपरावादी विचारधारा पर हमने चर्चा कर ली थी, उसका विवेचन कर लिया था। तो आज हम सर्वप्रथम उग्रवादी विचारधारा को लेते हैं। इस विचारधारा के प्रतिपादक या प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति विचारक थ्रेसिमैक्स हैं। थ्रेसिमैक्स न्याय को ताकतवर व्यक्ति का स्वार्थ मानते हैं। न्याय और कुछ नहीं है, ये सबलतर व्यक्ति का स्वार्थ है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, अर्थात शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। समाज में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सरकार है। इसका अर्थ सरकार अपने हित साधन में, अपने स्वार्थों को साधने में नीतियों का निर्माण करती है और इसको वो न्याय कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्रेसिमैक्स के इन विचारों में प्रमुख रूप से दो बातें निकल कर आती हैं। नंबर एक, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है। शासक वर्ग, सरकार के लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन करते हैं, ऐसा उनका मानना है। शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करते हैं और ये न्याय है, ये न्याय की कैटेगरी में आता है। दूसरा ये निकल कर आता है, वो उनकी दूसरी बात, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। उपरोक्त इन विचारों को, इन बातों से प्लेटो सहमत नहीं है। इस उग्रवादी अवधारणा सिद्धांत से प्लेटो सहमत नहीं है और वो अपने लॉजिक के आधार पर थ्रेसिमैक्स के विचारों का खंडन करते हैं। और खंडन में सर्वप्रथम वो ये कहते हैं कि शासन करना एक कला है और प्रत्येक कला, कोई भी कला हो, उसका उद्देश्य, लक्ष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं होता है। उसका लक्ष्य, उद्देश्य उसके संपर्क में या संबंधित कोई भी वस्तु है, उसका परिमार्जन करना,
सुधार करना, उसको उच्च स्तर तक पहुंचाना, ये होता है। उसमें सर्वांगीणता लाना होता है। उसमें सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना की जाती है। जैसे हम प्लेटो यहाँ पर यह कहता है कि एक शिक्षक है। शिक्षक अपनी सेवा स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं देता है। उसकी सेवा का बड़ा उद्देश्य उससे संबंधित जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके अनेक प्रकार की जो उनके दोष हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना है। बच्चों की कमजोरी त्रुटियों को दूर करना है, उनका सर्वांगीण विकास कल्याण करना है। और एक जो शासक है उसका भी शासन करने का लक्ष्य, उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं होता है। उसका बड़ा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि वो अपनी जो जनता है, उसकी गरीबी है, उसके दोष हैं, रोग हैं, कमजोरियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करे। और अनेक प्रकार से, अनेक प्रयत्नों से जनता का विकास और कल्याण करे। ये नहीं है कि वो अपना ही कल्याण और विकास करे, ये तो अन्याय हो जाता है। तो यहाँ पर प्लेटो साहब अपनी ओर से खंडन में ये कहते हैं। दूसरी जो बात थ्रेसमैक्स ने ऊपर कहा कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, प्लेटो इससे सहमत नहीं है। प्लेटो कहता है कि एक अच्छा इंसान अन्याय नहीं कर सकता, और न्याय का जीवन है, जो आदमी न्याय पर चलता है वो ही श्रेष्ठ जीवन होता है, आदर्श जीवन होता है। और अच्छा मनुष्य, नैतिक मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य उस आदर्श जीवन को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न में ही, उसको प्राप्त करने में ही उसको असली सुख की प्राप्ति होती है। न कि दूसरे को परेशान, दूसरे को कष्ट में, दुख में डालना, ये अन्याय होता है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उनका ये कहना कि अन्याय करने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुखी होता है, श्रेष्ठ होता है, तो प्लेटो साहब ने अपने तर्क के द्वारा इसका खंडन किया है। तो इन दोनों बातों का इशारा। अब हम तीसरा न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत या अवधारणा लेते हैं। इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व या प्रतिपादक ग्लाउकन है। ग्लाउकन नाम का व्यक्ति या विचारक है, और ग्लाउकन थोड़ा थोड़ा थ्रेसिमैक्स की विचारधारा से प्रभावित है, और वो कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। जस्टिस इज एन आर्टिफिशियल थिंग, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। और ग्लाउकन के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है, और उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सहज भाव से, स्वाभाविक रूप से अन्याय सहन भी करता है और अन्याय दूसरों के साथ करता भी है। ये दोनों ही बातें हैं। और इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए वो एक समझौता करते हैं मनुष्य। उस समय के लोग, मनुष्य आपस में समझौता करते हैं, और समझौते से एक विधि का निर्माण होता है, और वो विधि मनुष्य के व्यवहार
और न्याय के मापदंड निर्धारित करती है। अर्थात उस विधि के अनुसार अब मनुष्य का जीवन संचालित होगा, नियमित होगा, नियंत्रित होगा। तो यहाँ पर इससे ये बात निकल कर आती है, जो ग्लाउकन साहब कहते हैं कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में भय की स्थिति थी। भयभीत लोगों ने कानून या न्याय की प्राप्ति के लिए समझौता किया। तो एक भय के कारण या एक भय लगातार रहता है तो वो ये भय का शिशु है न्याय। या फिर आगे वो ये कहते हैं कि या इसको इस प्रकार से कहा जा सकता है कि न्याय कमज़ोर लोगों की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ वीकर। ताकतवर हैं वो तो उनकी आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पर मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि कोई सदैव के लिए ताकतवर थोड़ा ही होता है, वो भी आगे चलकर कमज़ोर हो सकता है। समय को, परिस्थितियों को बदलते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो पर उनका कहना यही है कि ये कमज़ोर लोगों की आवश्यकता है और भय का शिशु है। प्लेटो इस व्यवहारवादी सिद्धांत से सहमत नहीं है, ग्लाउकन के विचारों से सहमत नहीं है, और वो प्रतिकार स्वरूप ये कहते हैं कि कानून और न्याय कृत्रिम नहीं हो सकते। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये तो मानव आत्मा के आंतरिक गुण हैं। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में न्याय का स्थान होता है। कानून और न्याय यहाँ पर विराजमान है, हृदय में विराजमान है। तो ये कहना गलत है कि उनको बनाया गया है, आंतरिक गुण माना है। और व्यक्ति कानून और न्याय का पालन, विधि का पालन भय के कारण नहीं करता है, शक्ति के कारण नहीं करता है, वरन वो स्वाभाविक रूप से करता है। ये उसकी आंतरिक प्रवृत्ति में है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने इस उग्रवादी और व्यवहारवादी न्याय की अवधारणा का खंडन किया है। और इससे पहले वाले वीडियो में परंपरावादी अवधारणा का भी खंडन किया था। तो इन तीनों ही अवधारणाओं का वो खंडन करते हैं, सहमत नहीं हैं। और असहमत होने का कारण ये है कि ये तीनों अवधारणाएं न्याय को बाह्य, एक बाहरी वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो साहब कहते हैं ये बाह्य वस्तु नहीं है, ये आत्मा का एक आंतरिक गुण है, ये आत्मा के अंतर की वस्तु है, बाहर की नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं और आगे फिर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।